अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। कश्मीरी राइटर्स का नावल तू मिला की किस नंबर 12 में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। एदान जो अपने लाउंज में सुकून सा बैठा हुआ था, एकदम से उसके दिल में दर्द उठता है। वह अपने दिल पर हाथ रखता है, उसे किसी गड़बड़ का एहसास होता है और वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। उसे एज़ा का धुंधला धुंधला अक्स दिखता है। वो रोड पर थी, हूनालोद। उसकी मध्यम चलती सांसें एदान का दिल बंद करने के दर पर थी। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और फटाफट उठता है ताकि उस जगह जा सके जहाँ एज़ा है। वह अपनी पूरी रफ्तार लगाता है और थोड़ी ही देर में वो वहाँ मौजूद था। मगर ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। वहाँ पर एज़ा का ताज़ा खून पड़ा था जो इतनी ठंड होने की वजह से जम रहा था। वो घुटनों के बल नीचे बैठता है और सड़क पर गिरे एज़ा के खून को अपने हाथ की उंगली के पोर से लेता है और अपने नाक के पास लाकर उस खून को सूंघता है। वो एज़ा का ही खून था। फिर उसका ध्यान वहाँ साइड पर पड़ी एक अंगूठी की तरफ जाता है। वो उसे उठाकर देखता है। उस अंगूठी में लाल रंग का नग था। मैलो, एदान के मुंह से सरगोशी में निकलता है। तो ये सब तुमने किया। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा मैलो। बस तुम इंतज़ार करो। एदान वापस से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो उसे एज़ा हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर नज़र आती है। वो फटाफट हॉस्पिटल चला जाता है और जाने से पहले वो एज़ा का खून सड़क से गायब करना नहीं भूला था। वो हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शन पर जाता है और वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट से एज़ा के बारे में पूछता है। एक्सक्यूज़ मी। यस सर। अभी यहाँ एक लड़की आई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप बता सकती हैं वो किधर है? जी सर, अभी एक लड़की आई है, उसे सामने ही ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। ओके। वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और दरवाजे पर लगी छोटी सी खिड़की से अंदर झांकता है। वहाँ साथ ही बेंच पर लगभग 40-45 साल के उम्र के मियाँ बीवी मौजूद थे। अरे जी, ये कौन है? वो बीवी अपने शोहर से पूछती है। मुझे लगता है कि ये उस लड़की का मियाँ होगा। रुको ज़रा, मैं देखता हूँ। वो बेंच से उठकर एदान के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। एदान पीछे मुड़कर उनको देखता है। बेटा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जिस पर वो हाँ में सर हिलाता है। ओह अच्छा, हम ही इसे यहाँ लाए हैं। वो मेरी बीवी है। हम दोनों अपनी बहन के घर गए थे। वापसी पर हम जब घर आ रहे थे तभी हमें सड़क पर मिली। इसकी हालत बहुत नासाज थी, इसलिए हम इसे अस्पताल ले आए। अच्छा हुआ तुम आ गए। इतने में अंदर से डॉक्टर बाहर निकलता है तो एदान उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? वो जल्दी से आगे बढ़कर उनसे पूछता है। जी अब वो ठीक हैं, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उन्हें कमज़ोरी हो गई है। आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा। जी ज़रूर। चलो, अच्छी बात है बेटा कि अब तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक है, वरना हम दोनों तो बहुत डर गए थे। वो हैरानगी से उनकी तरफ देखता है जिन्होंने एज़ा को उसकी बीवी बना दिया। फिर वह अपना सर झटकता है। आपका शुक्रिया अंकल। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। एदान, जिसने आज तक कभी किसी का शुक्रिया अदा नहीं था किया, वो आज उनका शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी एज़ा की जान बचाई थी। बाकी जिसने ये सब कुछ किया उसको मारे बगैर अब एदान को चैन नहीं आएगा। अब आप लोग जा सकते हैं, थक गए होंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, बस वो प्यारी सी बच्ची उठ जाए फिर हम उससे मिलकर चले जाएंगे। वो आंटी भी आकर एदान से कहती हैं। जी, अगर आप लोग अभी यहाँ हैं तो तब तक मैं अपना एक ज़रूरी काम करके आ जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ, ज़रूर जाओ। बस मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगा और अभी मेरी फैमिली भी आ जाएगी। जी ठीक है बेटा। एदान जल्दी से बदरविला जाता है। सामने ही उसके मामा पापा बैठे हुए थे। एदान, तुम कहाँ चले गए थे? मॉम, मैं हॉस्पिटल गया था। क्या हॉस्पिटल? मगर क्यों? मिसेस बदर उससे पूछती हैं। एज़ा का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर मिसेस बदर भी खड़ी हो जाती हैं। मगर कैसे? मेलो ने किया है। मिस्टर बदर भी हैरानगी से वैम्प को देखते हैं। क्या मेलो ने?
हाँ मॉम, ये उसकी अंगूठी है। ये मुझे उसी एक्सीडेंट वाली जगह से मिली है। मगर मेलो और एक्सीडेंट? बिल्कुल, ताकि किसी को उस पर शक ना हो, सबको यही लगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वरना वो अगर उसका खून पीकर उसकी जान लेने की कोशिश करता तो उसे पता था कि हम उस तक पहुंच जाएंगे। हमने जितना सोचा था ये मेलो उससे ज़्यादा शातिर है, लेकिन इतना भी नहीं मॉम। अपनी एक बहुत ज़रूरी निशानी वो वही भूल गया। आप इससे पता करके बताओ कि वो इस वक्त कहाँ है। मिसिस बदर उससे अंगूठी लेती हैं और अपनी ताकत के ज़रिए पता करती हैं। वो एक तंग गली के अंदर एक घर में मौजूद है। वहाँ इतनी रिहाइश नहीं है, इसलिए वो उस जगह ठहरा हुआ है। वैम्प, अब हमें उसे किसी भी हाल में ख़त्म करना ही होगा। आप बेफिक्र रहें, आज मैं उसका काम तमाम कर दूँगा। तुम अकेले नहीं जाओगे वैम्प, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं डैड, मैं उसे खुद देख लूँगा। आप दोनों एज़ा के पास चले जाएं। ठीक है बेटा, मगर तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके मॉम। एदान थोड़ी ही देर बाद उस घर में दाखिल होता है। वहाँ अंधेरा था, इसका मतलब मेलो यहीं कहीं था। एदान वहीं रुक जाता है और अपने आसपास महसूस करता है। उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है। पीछे खड़ा बंदा यूं ही उसकी गर्दन पकड़ने वाला होता है, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे फर्श पर पटक देता है और साथ वहाँ मौजूद हल्की लाइट भी ऑन कर देता है। मेलो, मेलो, तुम्हारी पीछे से वार करने की आदत नहीं गई। मेलो गुस्से से दोबारा खड़ा हो जाता है। तुम आज नहीं बचोगे मुझसे वैम्प। तुम्हें मार कर मैं वैम्पायर्स पर राज करूँगा। हर तरफ बस मेरी हुकूमत होगी। सब लोग मुझसे डरेंगे और सिर्फ मेरी ही बात मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, उम्मीद है आपको मेरा नावल तू मिला बहुत पसंद आएगा। मेरे नावल के बारे में इज़हार राय करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। शुक्रिया, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपको मेरे करैक्टर्स और एदान एज़ा कैसे लगे मुझे बताना मत भूलिएगा। शुक्रिया।